अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड पेपर साल 2023, समय 1 घंटा, कुल अंक है 100। सभी प्रश्न जो है वो 2 नंबर के हैं। प्रश्न नंबर 1, मनोविज्ञान कौन सा समास है? मन का विज्ञान, यह है तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 2, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो अथवा जो समस्त पद किसी समुदाय की सूचना देता हो वह कहलाता है द्विगु समास। प्रश्न नंबर 3, कुंदन की सफलता का समाचार सुनकर अभिनव प्रसन्न हो उठा। इस वाक्य में कुंदन की सफलता का समाचार कैसा पद बंध है? कुंदन की सफलता, संज्ञा पद बंध, कुंदन की सफलता। प्रश्न नंबर 4, किस वाक्य में समस्त पद का प्रयोग हुआ है? और ये वाक्य है प्रयोगशाला में छात्र प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग के लिए शाला, यहाँ पर समस्त पद है, छात्र प्रयोग कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, सामने के मकान में रहने वाला आदमी एक चित्रकार है। अब यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्द तो दिया नहीं हुआ, तो इसमें हम ये कह सकते हैं सामने के मकान में रहने वाला। अगर हम इसको देखें तो इसमें आएगा विशेषण पद। प्रश्न नंबर 6, राज्य स्तर पर बोर्ड परीक्षा में प्रथम आना डैश नहीं है। क्या नहीं है? इसमें मुहावरा है हंसी खेल नहीं है, यानी कि आसान काम नहीं है। प्रश्न नंबर 7, जहां किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 8, वाह तुमने बहुत अच्छा किया, रेखांकित का पद परिचय क्या होगा? ये जो है वो विस्मयादिक बोधक है, अवयव है, हर्ष सूचक है, उत्साह प्रकट करने वाला पद है। प्रश्न नंबर 9, विनु गोपाल बैरनी भई कुंजे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें है वियोग और श्रृंगार का रस। प्रश्न नंबर 10, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जोड़े गए हों, जैसे कि और, किंतु, परंतु, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 11, शिवालय, शिव का आलय में सही समास का नाम चुनिए। इसमें समास है शिव का आलय काके की, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 12, सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें तो, किंतु, परंतु, जो, वो, ये सब नहीं आता। तो इसमें सरल वाक्य क्या होगा? परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, इसमें ही पर जोर है। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, ये भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मुसीबत आ जाए तो भागना नहीं चाहिए, तो इसमें सरल वाक्य होगा ये। अगला है प्रश्न नंबर 13, ओस की बूंदें धीरे धीरे गिरी। इस रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? देखिए ये धीरे धीरे गिरी, गिरी कैसे धीरे धीरे? तो यहाँ आएगा क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है युद्धवीर, समस्त पद का सही विग्रह क्या होगा? इसमें होगा युद्ध में वीर। प्रश्न नंबर 15, प्रेमचंद द्वारा गबन उपन्यास लिखा गया। इस वाक्य को कृतवाच्य में बदलिए। अब कृतवाच्य क्या होता है? जिसमें कर्ता प्रधान होता है, तो इसमें होगा प्रेमचंद ने गबन उपन्यास लिखा। प्रश्न नंबर 16, यथासंभव समास का कौन सा भेद है? यथासंभव है हमारा अवयवी भाव समास। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किस वाक्य में विभक्ति चिन्ह से करण कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, के द्वारा, तो इसमें होगा मैं इस कलम से एक किताब लिखूंगी, कलम के द्वारा किताब लिखूंगी, तो यहाँ से है, तो यहाँ होगा करण कारक। नेक्स्ट है, इन वाक्य शब्दों में से बताइए कि किस शब्दों में उपसर्ग और संधि दोनों है? तो इसमें सही उत्तर होगा अभी जमा इष्ट, अभी जमा इष्ट, इष्ट आराध्य देव। नेक्स्ट है, काट और काट दोनों के क्रमशः अर्थ क्या होंगे? काट होता है लकड़ी और काट होता है काटना, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा क। प्रश्न नंबर 20, रमा पत्र लिख रही है। इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? देखिए इसमें होगा विधानवाचक वाक्य, ना तो ये प्रश्न है ना ये संदेह है। नेक्स्ट है, दुर्भाग्य शब्द में उपसर्ग क्या है? इसमें है शब्द दुर, दुर्बल, दुर्जन। नेक्स्ट है, राधा गृहिणी है। अब इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होता है सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट है हमारा राधा, उद्देश्य राधा है और विधेय क्या है? गृहिणी। नेक्स्ट है बहिरंग, बाहर का, अंतरंग, अंदर का।
नेक्स्ट है सूक्ष्म का विलोम स्थूल। नेक्स्ट, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह। नेक्स्ट, दहेज प्रथा के विरोध में हम सभी को मिलकर आवाज उठानी चाहिए। प्रश्न नंबर 27, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज शांत क्यों हो? इस वाक्य में सर्वनाम पदबंध कौन सा है? देखिए इसमें तुम आना, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम। प्रश्न नंबर 28, मजदूर मेहनत करता है किंतु वह लाभ से वंचित रहता है, किस प्रकार का वाक्य है? ये वाक्य है संयुक्त वाक्य, किंतु परंतु ये सब इसमें आते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, बहुत सुंदर दृश्य है। इस वाक्य का विस्मयवाचक वाक्य क्या होगा? वाह कितना सुंदर दृश्य है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित शब्दों में से उचित स्थान पर अनुनासिक वाला शब्द लगाइए। देखिए जब हम बोलते हैं धुआं तो नाक पर अपने हाथ रखिए, देखिए कौन से शब्द पर नाक कांपती है? धू पर नहीं कांपती, आ पर कांपती है। करके देखिए तो हमारा सही शब्द हो जाएगा धुआं, कुआं। नेक्स्ट है, ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या है? ऋणात्मक होता है नेगेटिव चार्ज, तो इसका ऑपोजिट होगा धनात्मक आवेश, धनात्मक पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट है, अवधि और अवधि दोनों शब्द युग में से अर्थ का भेद है। ये जो पहली अवधि है ये काल को बताती है, दूसरी भाषा को बताती है जिसमें रामचरितमानस लिखी गई है। तो हमारा सही ऑप्शन आएगा ख, निश्चित समय और एक प्रकार की भाषा। नेक्स्ट, निर्जीव शब्द किस उपसर्ग से बना हुआ है? निर, नी और र के नीचे हलंत। नेक्स्ट, चरण कमल बंदो हरि राय, इसमें कौन सा अलंकार है? चरण रूपी कमल है और यहां आ जाएगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट, दीपक ने गाना गाया, इस प्रयोग के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। देखिए दीपक ने गाना गाया है तो इसमें कर्ता प्रधान है तो ये कृतवाच्य आएगा, और अगर ये होता दीपक द्वारा गाना गाया गया है तो हम आता कर्मवाच्य। नेक्स्ट है, अभय डॉक्टर है, इस वाक्य को निषेध वाचक वाक्य में कैसे? देखो निषेध में नहीं आता है, अपोजिट आ जाता है। अभय डॉक्टर है तो इसका होगा अभय डॉक्टर नहीं है, ये होगा उसका निषेधवाचक वाक्य। ऊष्म व्यंजन वाले विकल्प चुनने हैं। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिन्हें हम बोलते समय मुंह से जो होती है ऊष्मा निकलती है, हवा बाहर निकलती है। श, श, स, ह। अगला सवाल है, शब्द युग में प्रयुक्त होने पर क्या बन जाता है? ये बन जाता है पद। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सा वाक्य होता है? जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो होता है कर्मवाच्य। नेक्स्ट है, प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह क्या बनाता है? ये बनाता है शब्द, और सार्थक शब्दों से बनते हैं वाक्य। चलिए अब यह काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। प्रेम विज्ञान ने आपस में बात की, ऊंचा कर शीश और तान निज वक्ष तनिक, विज्ञान बोला यूं सुन रे ओ प्रेम, वायु में उड़ाया गहरे पानी पठाया, ठीक है, ऊंचे शिखरों पर चढ़ाया, मैंने ही मानव को मैंने ही मोड़ डाला, अनगिन सरीधारों को मरुस्थल पहाड़ों को मेरा सहारा ले, मानव पदों ने चप्पा चप्पा भी रोंद डाला, सुन रे ओ प्रेम मैंने मौसम बदल डाला, ग्रीष्म में शीत और शीत में ग्रीष्म कर पहुंचाया, कितना है सुख मैंने मानव को। तो ये है हमारा काव्यांश। अब उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर है। प्रश्न नंबर 41, वार्तालाप किन दोनों के बीच में हो रहा है? ये हो रहा है प्रेम और विज्ञान के बीच में। किसके सहारे मानव ने धरती को रौंद डाला है? विज्ञान के सहारे। विज्ञान के कारण मौसम में क्या बदलाव आया है? तो इसमें आया ग्रीष्म में शरद, शरद में ग्रीष्म। नेक्स्ट है, विज्ञान ने मनुष्य को कहाँ पहुंचाया है? इसने आकाश में भी पहुंचाया है, गहरे पानी में भी बैठाया है, तो इसमें सही उत्तर होगा इन सभी पर। नेक्स्ट है, इस काव्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? प्रेम और विज्ञान दोनों की बातें की गई है, तो हम इसका शीर्षक चुनेंगे प्रेम और विज्ञान। अब हम आते हैं गद्यांश की ओर। मैं गद्यांश पढ़ रही हूँ। संस्कृत में एक कहावत है कि दुर्जन दूसरों के राई के समान मामूली दोषों को पहाड़ के समान बड़ा बनाकर देखता है और अपने पहाड़ के समान बड़े पापों को देखते हुए भी नहीं देखता है। सज्जन या महात्मा ठीक इससे विपरीत होते हैं, उनका ध्यान दूसरों की बजाय सिर्फ अपने दोषों पर जाता है। अधिकांश व्यक्तियों में कोई ना कोई बुराई अवश्य होती है, कोई भी बुराई ना होने पर वह देवता की कोटि में आ जाता है। मनुष्य को अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि दूसरों की कमियों को लेकर छींटाकशी करने या टीका टिप्पणी करने का। अपने मन की परख को पवित्र करने का सबसे उत्तम साधन है आत्मनिरीक्षण। यह आत्मा की उन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। महात्मा कबीर ने भी कहा है, जब मैंने मन की पड़ताल करी तो मुझे अपने जैसा कोई बुरा ना मिला। महात्मा गांधी ने कई बार स्पष्ट रूप से कहा था कि मैंने अपने जीवन में हिमालय जैसी बड़ी भूलें भी की हैं।
अपनी भूलों पर ध्यान देना या उन्हें स्वीकार कर लेना आत्मबल का चिन्ह है। जो लोग दूसरों के सामने अपनी भूल नहीं मानते, ना ही अपने को दोषी स्वीकार करते हैं, वे सबसे बड़े कायर हैं। जिनका अंतःकरण शीशे के समान उजला है, उसे झट अपनी भूल महसूस हो जाती है। मन तो दर्पण है, मन में पाप हो तो पाप दिखाई देते हैं। पवित्र आचरण वाले अपने मन को देखते हैं तो उन्हें लगता है अभी इसमें कोई कमी रह गई है, इसलिए वे अपने मन को बुरा कहते हैं और यह उनकी नम्रता की साधना है। तो यह हमारा गद्यांश। अब इस पर आधारित हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 46 है, दूसरों के राई के समान दोषों को पहाड़ के समान कौन देखता है? ये देखता है सिर्फ महात्मा। प्रश्न नंबर 47 है, महात्माओं का ध्यान किसके दोषों की तरफ जाता है? सिर्फ अपने दोषों की तरफ। प्रश्न नंबर 48 है, लेखक के अनुसार अपने मन की परख को कैसे पवित्र किया जा सकता है? इसे किया जा सकता है आत्मनिरीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट, जिन्हें अपनी भूल तुरंत महसूस हो जाती है उनका अंतःकरण किसके समान हो जाता है? दर्पण समान, यानी कि शीशे के समान। गद्यांश में श्रेणी के लिए कौन सा प्रयुक्त शब्द है? गद्यांश में श्रेणी के लिए प्रयुक्त शब्द है कोटि। कोटि मतलब यहाँ पर बताया गया कोई ना बुराई होने पर वह देवताओं की कोटि में आ जाता है। तो दिस वाज योर हिंदी ओलंपियाड 2023।